कभी सोचा है कि किसी इंसान की परखने की शक्ति मतलब उसकी संवेदनशीलता कितनी गहरी हो सकती है। आज हम बेताल पच्चीसीस की एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं जो इंसानी परख की हदों को छूती है। और जैसा कि सब जानते हैं, बेताल पच्चीसी भारत के सबसे मजेदार कथा संग्रहों में से एक है, जहां हर कहानी अपने आप में एक पहेली है। तो इस कहानी को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बेताल की पहेली, फिर जिंदगी का एक सबक, उसके बाद एक बहुत ही अजीब झगड़ा, फिर होंगे 3 शाही टेस्ट और आखिर में राजा का वो बड़ा फैसला। तो सीन कुछ ऐसा है, घना अंधेरा जंगल और राजा विक्रमाजीत अपने कंधे पर एक रहस्यमयी बेताल को उठाए चले जा रहे हैं। अब बेताल जो है वो एक शर्त रखता है। शर्त ये कि अगर राजा को जवाब पता है और वो चुप रह गया तो उसका सर फट जाएगा। सोचिए जरा कितना प्रेशर होगा राजा पर। और यहीं से खुलता है बेताल की पहेली का पिटारा। ये कहानी है धर्मपुर शहर की, जहां राजा धर्मज और एक ब्राह्मण परिवार की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है गोविंद नाम का एक बहुत ही ज्ञानी ब्राह्मण। मतलब वेद शास्त्र सब कुछ जानते थे, लेकिन जब उनके बेटे की मौत हुई तो उनका सारा ज्ञान, उनकी सारी समझ जैसे दुख के समंदर में डूब गई। अब गोविंद को इस गहरे सदमे से निकालने के लिए आते हैं राजा के कुलपुरोहित विष्णु शर्मा, और वो गोविंद को जिंदगी की एक गहरी फिलॉसफी समझाने की कोशिश करते हैं। विष्णु शर्मा की पूरी बात का निचोड़ बस एक लाइन में है, ये दुनिया ही दुखों की जड़ है। उनका कहना था कि भाई पैदा होना ही दुखों को दावत देना है, और ये जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई है। और वो आगे बताते हैं कि जिंदगी का हर पड़ाव दुखों से भरा है। जवानी में किसी से बिछड़ने का दर्द, बुढ़ापे में शरीर का साथ छोड़ देना, और बाकी की जो जिंदगी है वो तो लड़ाई झगड़ों में ही निकल जाती है। सोचने वाली बात है ना। वो एक और बात कहते हैं कि मौत एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई नहीं बच सकता। कोई कितना ही पावरफुल हो, कितना ही ज्ञानी हो, मौत का पहिया किसी के लिए नहीं रुकता। और अपनी बात को पक्का करने के लिए विष्णु शर्मा इतिहास के बड़े बड़े राजाओं का जिक्र करते हैं। सतयुग के मानधाता, त्रेता युग के रामचंद्र और द्वापर युग के युधिष्ठिर। इतने बड़े बड़े नाम, लेकिन मौत से कोई नहीं बच पाया। अच्छा, पुरोहित की इन बातों से गोविंद को थोड़ी हिम्मत तो मिली, एक रास्ता दिखा। लेकिन यहीं से कहानी एक ऐसा अजीब मोड़ लेती है कि घर में ही एक झगड़ा शुरू हो जाता है। तो होता यह है कि ब्राह्मण यज्ञ के लिए अपने बेटों से एक कछुआ लाने को कहते हैं। अब बेटे कछुआ तो ले आए, लेकिन उसे घर तक उठाएगा कौन? बस इसी बात पर एक अजीब ही बहस छिड़ जाती है। और उनके झगड़े की वजह सुनकर तो कोई भी हैरान रह जाए। छोटा भाई कहता है मैं खाने का पारखी हूं, दूसरा कहता है मैं औरतों का, और सबसे बड़ा भाई दावा करता है कि वो बिस्तरों का पारखी है। मतलब क्या अजीब टैलेंट है। अब ये अजीबो गरीब मामला पहुंचता है राजा धर्मज के पास, और राजा फैसला करते हैं कि चलो इन भाइयों के इन कमाल के दावों को टेस्ट किया जाए, देखते हैं इनमें कितनी सच्चाई है। तो सबसे पहले टेस्ट होता है खाने के पारखी यानी सबसे छोटे भाई का। उसके सामने एक से बढ़कर एक लजीज पकवान रखे जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो पहला निवाला मुंह तक ले जाता है वो रुक जाता है। कहता है इसमें से तो अजीब सी बदबू आ रही है, और खाने से मना कर देता है। और जब राजा ने इसकी जांच करवाई तो जो सच सामने आया वो हैरान करने वाला था। वो चावल असल में शमशान घाट की जमीन पर उगाए गए थे। इसी वजह से उसमें लाशों की हल्की गंध थी। मतलब छोटे भाई का दावा बिल्कुल सच निकला। अब बारी थी दूसरे भाई की, जो औरतों का पारखी था। राजा एक बहुत ही सुंदर स्त्री को उसके पास भेजते हैं, लेकिन जैसे ही वो भाई उसे चूमने के लिए आगे बढ़ता है, वो उसकी सांसों से आती एक गंध को महसूस करता है और घिन से मुंह फेर लेता है, एकदम पीछे हट जाता है। अब इस मामले की भी जब जांच हुई तो एक और कमाल का सच सामने आया। पता चला कि वो स्त्री बचपन में मां का दूध नहीं बल्कि बकरी का दूध पीकर बड़ी हुई थी, और इसीलिए उसकी सांसों से वैसी ही गंध आती थी। वाह, दूसरा भाई भी अपनी जगह बिल्कुल सही था। अब आखिर में नंबर आता है सबसे बड़े भाई का, बिस्तरों का पारखी। उसके लिए एक ऐसा शानदार, ऐसा मुलायम बिस्तर तैयार किया जाता है जिसकी कोई कल्पना भी ना कर सके। लेकिन वो पूरी रात करवटें बदलता रहता है, सो ही नहीं पाता, और सुबह उठकर शिकायत करता है कि कोई चीज रात भर उसकी पीठ में चुभती रही। अब ये सुनकर पहले तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ,
भला इतने मुलायम बिस्तर में क्या छुप सकता है? लेकिन जब बिस्तर की एक एक परत को उधेड़ा गया तो गद्दे की सातवीं, जी हां, सातवीं परत के नीचे एक अकेला बाल मिला। आप सोचिए, यह तो साबित हो गया कि सबसे बड़े भाई की परख तो सबसे ज्यादा बारीक थी। तो यहाँ पे बेताल की कहानी खत्म होती है। अब वो वापस राजा विक्रमाजीत की तरफ मुड़ता है और अपना सवाल पूछता है। और याद है ना शर्त, राजा को जवाब तो देना ही पड़ेगा। और बेताल का सवाल सीधा और सिंपल था। हे राजा, अब तू ही बता, उन तीनों भाइयों में से सबसे बड़ा पारखी, सबसे ज्यादा संवेदनशील कौन था? राजा विक्रमाजीत एक पल भी नहीं सोचते, वो सीधा जवाब देते हैं, बिस्तरों का पारखी ही सबसे बड़ा था। और वो वजह भी बताते हैं। उनका कहना था कि देखो, खाने की गंध या इंसान की सांस की गंध, इसको तो शायद कोई भी पहचान ले, लेकिन गद्दे की 7 परतों के नीचे दबे एक बाल को महसूस कर लेना, यह तो सच में कमाल की बात है। ये परख सबसे गहरी है। अब जवाब मिलते ही बेताल तो उड़ गया, लेकिन वो ये सवाल हम सबके लिए छोड़ गया। क्या राजा का फैसला सही था? क्या वाकई में बिस्तर वाले भाई की परख सबसे बड़ी थी, या फिर किसी और भाई की संवेदनशीलता ज्यादा गहरी थी? सोचने वाली बात है, इस पर जरूर सोचिएगा।